हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आइए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम इस लेक्चर में। और लेक्चर में बढ़ने से पहले आपको डिस्कस कर देते हैं कि हमको क्या सब इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे हो गया किसका अनंत हल होता है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होना। तीसरा आ जाता है अनंत हल होना। तो ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है, इसी चैप्टर से बिहार बोर्ड में एक ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम उस ग्राफ को खींचने के लिए भी बताएंगे और उससे पहले आपको समीकरण को किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम उस चीज़ को पहले डिस्कस करते हैं। तो आइए समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण हमारा क्या होता है, समीकरण हमारा इस रूप में लिखा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो हम इन दोनों समीकरण को तीन विधि सॉल्व करते हैं। पहला हमारा आता है विलोपन विधि, दूसरा आता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा हमारा आता है वज्रगुणन विधि। तो जब जो सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है इसमें वज्रगुणन याद करना, उसको भी हम ट्रिक के वाइज याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको विलोपन विधि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको बता देते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है। पहला हमारा कौन सा विधि आता है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में बेसिकली हम करते क्या है, इन दोनों समीकरण में सिंपल घटाव करते हैं या जोड़ कर देते हैं। यानी किसी दो समीकरण को इस प्रकार से हल करते हैं ताकि उससे हम एक्स और वाई का मान डिफाइन कर सकते हैं। पहला एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे आपको बोल सकते हो 2x है माइनस में 3y प्लस में 4, और दूसरा आ गया 4x माइनस में 3y प्लस में 18 कर देते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दोनों समीकरण दिया रहेगा और इससे आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एक्स और वाई का मान डिफाइन करना। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि किस प्रकार से करते हैं देखिए। पहला इस समीकरण जैसे वैसे लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस में 3y और प्लस में 4 इक्वल्स टू नहीं कुछ तो 0 दे सकते हैं। अगला है 4x माइनस में 3y और प्लस में 8 है इक्वल्स टू 0 दे सकते हैं। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, इनको सॉल्व करने का दो प्रकार हो सकता है। यहाँ पर पहला देखिए, या तो आप x के पहले वाले जो x में जो चर है, तो इसमें जो चर है वही चर यहाँ पर भी होना चाहिए। यानी कि या तो x के चर को बराबर कर दीजिए या y के चर को बराबर कर दीजिए पहला। अब हमको बताइए इसमें ये चाहे x को बराबर कर ले चाहे इसमें y को। आपको इसमें सिंपल दिख रहा है, ये y क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 3y और यहाँ पर भी 3y। तो इसको हमको बराबर करने की जरूरत भी नहीं है और सिंपल से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यदि हम पहला समीकरण को दूसरा समीकरण से घटाव करेंगे तभी जाके ये समीकरण हमारा सॉल्व होगा। तो नहीं कुछ तो इसके पहले प्लस रहता है और इसके पहले भी क्या रहता है, प्लस रहता है। जब इसको हम घटाव करते हैं इसके लिए हमको एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह का नाम होता है माइनस। इस नेगेटिव चिन्ह को इसके नीचे वाले सभी चिन्हों से गुना कर दिया जाता है। तो क्या होता है गुना में देख लीजिए। जैसे हो गया पहला माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, फिर माइनस प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें यूज होने वाला। तो यहाँ पर यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। हमने अब इस चिन्ह को बदल के लिख लिया, तो इस चिन्ह का हमको कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये चिन्ह हमारा किसी काम का नहीं। अब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये दो प्लस में और ये माइनस में है, तो आपको इसमें और इसमें अंतर देखना है कि कौन बड़ा है, 2x बड़ा है या 4x। तो ऑब्वियसली है कि 4 बड़ा है 2 से, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो इसका चिन्ह कौन सी का है, माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, 4 से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 2, और इसके साथ x एक चर है उसको रख देंगे। यहाँ देखिए 3y माइनस में और 3y प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन ज़्यादा है, फिर यहाँ पर 8 का चिन्ह ज़्यादा है, क्योंकि ये 8 का चिन्ह माइनस का है ना, तो ये ज़्यादा हो गया। तो ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे और ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। तो 8 से 4 का कितना बचा, 4, बराबर लिखेंगे 0। अब ये इसको उठा के उसे करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस में 2x माइनस में 4 बराबर 0। तो माइनस में 2x लिखेंगे, ये माइनस वाला बराबर को सेट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, और सिंपल यदि इस साइड कोई नेगेटिव चिन्ह है तो वो चिन्ह इधर आ जाता है। कैसे आता है वो भी डिस्कस करेंगे।
एक्स बराबर पहले लिख देते कितना हो जाएगा माइनस में 2। तो हमको एक्स का मान आ गया। अब इस एक्स का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में रख सकते हैं। तो किसी एक समीकरण में रखिए। हम लिखते हैं समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक को लिखे। क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। तो पुट कीजिए x बराबर माइनस में 2। तो 2 गुना -2 माइनस में 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। 2 और 2 मिलकर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 गुना 4 माइनस में 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है और एक ही साइड में है। ये भी 4 है और ये भी 4 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना माइनस में 3y बराबर में कितना। अब इस 3 माइनस 3y से इधर माइनस 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 0 बटा -3 करते थे कितना मिलेगा 0। तो y का मान कितना आ गया 0। तो हम लिखेंगे अतः x, y कितना आ रहा है हमको, ये आ रहा है हमको -2 और दूसरा 0। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हमारा दूसरा विधि आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सिंपल है। आप इस x के मान को इसमें से x के मान को निकाल करके और इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। जैसे इसमें हम सॉल्व किए ना, अब इसमें से डायरेक्ट मान निकालिए और इसमें रख दीजिए। और जब आप सॉल्व किसी प्रकार से भी आ जाता है तो आप इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इसको निकाल लीजिए। कितना लिखेंगे तो पहले आप इस दोनों को साइड कर दीजिए। तो माइनस में 3y लिखेंगे, माइनस में 3y इक्वल्स टू क्या करेंगे तो ये दोनों उस साइड चला जाएगा। तो यदि ये दोनों का चिन्ह क्या है प्लस में, उस साइड कौन चिन्ह होगा माइनस में, यानी कि माइनस में 4 होगा और माइनस में 2x भी होगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस में 3y बराबर कितना हो गया माइनस कॉमन आएगा। तो जैसे माइनस कॉमन यहाँ पर 4 प्लस में 2x। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, y का मान यहाँ से आ गया। इसको अच्छा से लिख देते हैं तो 2x प्लस में 4 बटन कितना लिखेंगे 3। ये हमारा किसका मान आया y का। अब इस y का मान यदि हम दूसरा समीकरण में रखते हैं तब हमको एक समीकरण बनेगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जैसे समीकरण 2 में y का मान रखें पहला क्या लिखा हुआ है 4x माइनस, इसको लिखिए 4x माइनस में 3 गुना y का मान कितना आया है 3 गुना आया 2x प्लस में 4 और बटन कितना है 3 है, कोई बात नहीं, और प्लस में कितना है 4। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। इसके बाद हम 0 दे सकते हैं। यहाँ कितना आ गया 4x माइनस में कितना, यहाँ से माइनस में आ गया 2x माइनस में फिर कितना आएगा माइनस में आ गया यहाँ से 4 प्लस में कितना होगा 4 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से देखिए 4x माइनस में 2x और ये दोनों कैंसिल आउट बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से हो गया 2x इक्वल्स टू 0। अब ये काट दीजिए x मतलब कट ही गया है एक प्रकार से। तो x बराबर क्या आ गया 0। चलिए अब x का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, न कि पहला में। तो 2x और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि ये 4 से ये बहुत ज़्यादा वाला चिन्ह ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से ये घट जाए कितना बचेगा 4। यहाँ पर कितना बचेगा 4 माइनस में, इधर प्लस में उधर क्या चला जाएगा माइनस में। तो दूसरी ये कट गया 4 कितना बार में -2 बार में, यानी कि यहाँ से आपको आ गया x बराबर -2। देखिए यहाँ पर भी x का मान -2 था और यहाँ पर भी कितना मिला -2। अब आते हैं y को सॉल्व करते हैं। तो y का तो सिंपल है, इसी x के मान को इसमें रख दीजिए। तो y बराबर आप लिखिए कितना 2 गुना -2 और प्लस
प्लस में 4 बटे में कितना है 3। सॉल्व कीजिए इसको, 2 दूना 4, माइनस में 4 हो गया, प्लस में 4 है, बटे में 3 है, ये दोनों कैंसिल आउट, ऊपर में हो गया 0 बटे में 3, मिला कितना 0, यानी कि y का मान यहाँ से कितना मिला 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम x, y का मान जो आया वो आया फिर -2, 0। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब आता है तीसरा विधि, आता है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि थोड़ा सा कठिन होता है, इसको याद करने के तरीके हैं, आपको हम बता देते हैं कैसे करना है। आप इस समीकरण को यहाँ पे रखिए, पहले एक एक करके रख देते हैं, तो इधर लिखेंगे कैसे। इसका तरीका ये आता है, जैसे हो गया एक ट्रिक है, बाबा की आई बारात। क्या ट्रिक है, बाबा की आई बारात। ट्रिक हमारा ये है, बाबा की आई बारात, और बाबा की आई बारात पे ही हम इस क्या कहते हैं वज्र गुणन विधि को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ हमारा बाबा, यानी कि पहले बी आएगा, बाबा की, तो की का मतलब होता है सी, क्या होता है सी, फिर क्या आना चाहिए बाबा की आई, आई मतलब ए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ए, और फिर बारात का मतलब बी। अब इसी ट्रिक को अपना करके इसको सॉल्व करते हैं। इसका तरीका फिर क्या करेंगे, फिर नीचे में तो ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A1, ये हो गया B1, फिर इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या लिखेंगे B2 C2 A2, और फिर एक बच गया कौन, वही B2। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल में कैसे होता है, आप इसको इससे मल्टीपल कीजिए और इसको इससे मल्टीपल, फिर दूसरा, फिर एक आ जाता है इससे इसको मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल, 2 हो गया, और तो इसके ऊपर में x, इसके ऊपर में y, और इसके ऊपर में 1। हम लोग दोस्तों के वज्र गुणन विधि किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला देखिए। पहला आता है x के लिए, तो x के लिए लिखिए, ऊपर में लिखेंगे हम x बट्टा, देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो इसको इससे कीजिए, तो B1 C2, और ऐसे जब करेंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस C1 B2 या B2 C1 लिखिए, बराबर y बटा, अगला वाला y आ रहा है तो y बटा C1 A2 माइनस क्या होगा C2 A1 बराबर होगा, ऊपर में 1 लिखे हैं तो 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। तो हमारा ट्रिक क्या था, ट्रिक का नाम था बाबा की आई बारात। सिंपल ट्रिक है। बी में बाबा मतलब बी, की मतलब सी, आई मतलब ए, बी मतलब फिर बी, बाबा की आई बारात। इसी ट्रिक को यूज करके हम वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जिसमें पहले हम इसको मल्टीपल कर, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व किए, तीनों को सॉल्व करके हम एक समीकरण बना लिए। इसी समीकरण को यूज करके हम वज्र गुणन विधि का इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो आइए हम इसको यूज करते हैं। पहला है कितना लिखा हुआ है x, तो इसमें से आप इसको बनाना है, इस प्रकार से तो बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, वही लिखेंगे फिर बाबा का आई बारात। तो ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1। तो सिंपल लगाइए इस पे। तो यहाँ पे देखिए पहला, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो पहले कितना लिखेंगे 2, फिर C है तो C कितना है 4, 2 4, फिर A का मान कितना है, पहले B है तो B का मान तो -3 है, तो यहाँ पर होगा -3, फिर 4, और फिर आ रहा है आपका A1 का वैल्यू आ रहा है 2, फिर कितना लिखेंगे B1 का मतलब -3, ये हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे -3, दूसरा आता है C1 का वैल्यू 8, फिर आता है A1 का वैल्यू 4, फिर आता है आपको B1, यानी कि
v2 फिर कितना आ रहा है, v2 आ रहा है -3। तो अब इसको फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये x y और ये 1, तो लिखिए। तो क्या लिखेंगे, x बटा क्या लिखेंगे, पहले इसको गुना करिए, 8 या 24, यानी कि माइनस में कितना हो गया 24, फिर नेगेटिव का चिन्ह लिया जाता है तो माइनस कोष्ट में 8 या 24, इसको गुना कीजिए तो 4 या 12, तो कोष्ट में माइनस में 12, ये माइनस चिन्ह था ना, या पूरा ही लिख लीजिए आप, गुना करने में यदि प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हम गुना कर दिए तो कितना लिखेंगे, पहला आता है -3 गुना 8, -3 गुना 8, इसको कोष्ट में बंद कर लीजिए, फिर माइनस का चिन्ह आता है, कोष्ट -3 गुना ये 4 हो गया, x वाला पार्ट कंप्लीट। फिर दूसरा y के लिए ऊपर में लिखेंगे y बट्टा, फिर इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुना 4 माइनस इसको गुना कीजिए, 2 गुना 8, तो 2 गुना 8, इसको भी कोष्ट में डाल दीजिए, बराबर 1 बट्टा, फिर इसको कीजिए 3 गुना -2, यानी कि -2 गुना ये हो गया, 2 गुना -3 कर दीजिए, -3, फिर कोष्ट यानी कोष्ट में कर लीजिए, फिर माइनस, फिर इसको गुना कीजिए, -3 गुना 4, -3 गुना 4, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल में, तो ऊपर में लिखेंगे x बटा, इसको सॉल्व कीजिए तो 8 या 24, यानी कि माइनस में कितना आ गया 24, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ देखिए 3 चौका 12, यानी कोष्ट में 12, माइनस का चिन्ह है इसलिए कोष्ट दिए, फिर बराबर y बटा 4 चौका 16 माइनस 8 गुना 16, फिर बराबर, अब इसको लिखिए 1 बटा 3 गुना माइनस में 6 और फिर माइनस का चिन्ह है, इसको 4 किया 12 माइनस में 12, कोई दिक्कत नहीं। तो x बटे कितना आ गया यहाँ पर देखिए, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 12 से 24 जाए कितना बचेगा माइनस में 12, बराबर, फिर यहाँ देखिए y बटे, इसको 0 रख दीजिए तब तक के लिए, फिर बराबर 16 में से 16 जाए कितना बचेगा 0 ही ना, फिर 1 बटे -6 से प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 12 में से यानी कि यहाँ पर जब चिन्ह इसको सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 12, तो जो ज़्यादा उसका चिन्ह लिखते हैं तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस का, 12 में से 6 गया 6, सेम बात यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, यानी कि इधर था माइनस में 24, यहाँ पर था हो गया 12, तो जो ज़्यादा था उसका चिन्ह लिखे, 24 से 12 घटा करके 12 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इतना पार्ट सॉल्व हो गया, अब हमारा सिंपल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या आ रहा है आगे, तो पहला x को सोल्व करना है तो x को इसके बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे x बटे -12 बराबर 1 बटे 6, दूसरा सॉल्व करेंगे हम y बटे 0 बराबर 1 बटे 6। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 6 गुना x यानी कि 6x बराबर में 12 गुना 1 यानी -12 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा माइनस में 12, 6 से 12 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, यानी कि x का मान यहाँ से आ गया माइनस में 2, फिर y को सॉल्व, यहाँ पर 0 था यह 0, फिर क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6y = 0 गुना 1 कितना हो गया 0, और 0 में जब 6 से भाग देंगे तो 0, यानी कि y बराबर कितना आ गया 0। तो अब हमारा समीकरण सॉल्व हो क्या आ गया, x, y आ गया -2, 0। पहले हमारा दो समीकरण जो सॉल्व किए थे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से, तो उसका भी वैल्यू आ रहा था -2, 0, यानी कि x का वैल्यू आ रहा था -2 और y का वैल्यू आ रहा था 0, और जब हम इस वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व किए तो उसका आंसर कितना आ गया -2, 0। तो देखिए किस प्रकार से हम इस सूत्र को बनाए, इस सूत्र का यूज किए बाबा की आई बारात, और इसी को यूज करके हम ये सूत्र बनाए। कैसे पहले मल्टीपल करते हैं, पहले ऐसे आता है, फिर ऐसे जाने के बाद माइनस का चिन्ह लिया जाता है, फिर इसको गुना करते हैं, फिर इधर जाने पर माइनस का चिन्ह, फिर इसको गुना करते हैं, इधर जाने पर माइनस का चिन्ह, फिर इसको गुना, फिर इसको गुना, फिर इसको गुना, उन सभी चीज़ को यहाँ पर हम सॉल्व किया, और इसी पर यूज करके हम इस क्वेश्चन का भी बीजगणित विधि से सॉल्यूशन निकाले। हेलो, आई होप दोस्तों हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस ये चीज़ करेंगे जैसे कि आपको कि कौन सा, यानी तो अभी डिस्कस करते हैं सिंपल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। ऑब्जेक्टिव का पार्ट क्या होता है, जैसे इसी में यूज करते हैं। जैसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव का ये टॉपिक है,
जैसे A1 बटे A2, फिर होता है B1 बटे B2, फिर लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। एक आता है फिर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हो गया। तो पहला देखिए यहाँ पर जब ये दोनों बराबर, यानी कि बराबर होने का मतलब होता है हल हो जाना। क्या होना? हल हो जाना। एक बार ही हल नहीं, बहुत बार हल जो हो जाना। एक बार हल, तो एक बार हल होने का मतलब हो जाता है आपको यहाँ पर किसका चिन्ह होगा? क्रॉस, यानी कि बराबर नहीं होने का। इसका मतलब इस समीकरण जो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये समीकरण आपको दिख रहा है A1 बटे A2 B1 बटे B2। इस समीकरण को हम बोलते हैं, जब ऐसा आएगा कोई समीकरण, यानी कि A1 बटे A2 का मान और फिर B1 बटे B2 का मान, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात, यदि बराबर नहीं हुआ, यदि बराबर नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो ये हो गया अद्वितीय हल। अब देखिए यहाँ पर हम कर दिए क्या? इन तीनों को बराबर कर दिए। यदि ये तीनों बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं इसका हल। एक बार एक नहीं निकलेगा, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो, मतलब एक प्रकार से बढ़ते जाएगा। लेयर वाइज क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते, तो उसका गिनती में कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनंत हल। क्या बोलते हैं? अनंत हल। और तीसरा पॉइंट आता है ये, इसमें एक बराबर नहीं करते हैं। किसको? C1 के। जब एक बराबर नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोई हल नहीं। इसका क्या नहीं, क्या होता है? कोई हल ही नहीं होता है। इसका क्या नहीं निकल पाता है? कोई हल नहीं निकल पाता है। इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव के बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस पेज पे। तो आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि आप इस, मतलब हो गया पहला विलोपन विधि से, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि से, और तीसरा हो गया वज्रघूर्णन विधि से। इन तीनों पे आप कम से कम 10 क्वेश्चन बना लीजिए, ताकि आपका इस फॉर्मूला पे हो गया, या इस क्या कहते हैं, मतलब इस दो चार वाले डिफिक्शन को सॉल्व करने का तरीका आपको दिमाग में फिट हो जाए। यानी कि आप इसको रटिए नहीं, क्योंकि इसका तरीका हम बता दें किस प्रकार से निकालते हैं। और हम अगले लेक्चर में आगे अगर लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया कि एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ में आपको इसकी रचना करने के लिए, मतलब वो ग्राफ खींचने के लिए, जिसका जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसी ग्राफ में आपको एक त्रिभुज, जैसे हो गया सिंपल में अभी 1 मिनट के लिए रिव्यू देते हैं। जैसे हो गया ये पॉइंट दिया रहेगा, फिर एक समीकरण ये दिया रहेगा, इसका समीकरण इधर से ग्राफ हो, इधर से गुजरा, फिर ये वाला समीकरण ग्राफ मान लीजिए यहाँ से गुजर गया। तो अब कहेगा क्या कि इन दोनों से जो मिलकर एक क्षेत्र बना है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये क्षेत्र बन रहा है इन दोनों से मिल करके, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा। हो सकता है इसका क्षेत्रफल निकालने बोल दे, किसी क्षेत्रफल निकालने को बोल देंगे। तो इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, वो एक टॉपिक डिस्कस किए थे, अभी शायद हमको याद नहीं आ रहा। निर्देशांक ज्यामिति आपको डिस्कस किए थे। जब कोई 3 पॉइंट दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका भी हम ट्रिक बताए थे, उसमें किस प्रकार से इसको लिखते हैं आसानी से। तो आई होप दोस्तों हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब मिलते हैं तो दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।